सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में हम बेसिकली एमसीपी सर्वर का प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि एमसीपी सर्वर को बेसिकली बनाया कैसे जाता है, और कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में हम फिर से चेक करेंगे कि क्या होता है वो। ठीक है, तो चलो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले पता था कि कुल मिला के तीन चीज़ें होती हैं: एमसीपी होस्ट, एमसीपी क्लाइंट और एमसीपी सर्वर। एमसीपी सर्वर के पास कुछ टूल्स पड़े होते हैं जो कि एमसीपी क्लाइंट कहता है कि एग्जीक्यूट कर दो, और कुछ रिसोर्सेज जो होता है वो क्लाइंट उससे मांगता है। रिसोर्स वगैरह पड़े होते हैं, प्रॉन्स पड़ा होता है, टूल्स पड़े होते हैं। टूल्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूटेबल फंक्शंस होते हैं, तो बेसिकली इसको आपको लिखना पड़ता है। तो यही सारी जो चीज़ें होंगे वो आज हम करके देखेंगे। तो देखो, उससे पहले आपको पता है कि आपका जो एमसीपी क्लाइंट है वो एमसीपी सर्वर से बात करता है। अब ये जो एमसीपी क्लाइंट है और एमसीपी सर्वर है आपस में जो बात करते हैं वो एक प्रोटोकॉल के थ्रू बात करते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में एक ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि एमसीपी क्लाइंट और ये जो एमसीपी सर्वर है वो एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। तो देखो, आपका जो एमसीपी क्लाइंट और एमसीपी सर्वर है वो एक दूसरे से दो तरीके से बात कर सकते हैं। पहला STDIO, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट तरीका। दूसरा स्ट्रीमेबल एचटीटीपी ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली हम कहते हैं इसको ट्रांसपोर्ट। तो दो तरीके होते हैं ट्रांसपोर्ट के, एक होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, दूसरा स्ट्रीमेबल एचटीटीपी। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट तरीके का हम कब यूज़ करते हैं? तो समझ लो कि आपका जो क्लाइंट है और आपका जो सर्वर है वो आपके लोकल सिस्टम पे, मतलब दोनों के दोनों जो हैं वो एक ही मशीन पर रन कर रहे होते हैं, और वहाँ पर उसको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो मतलब एक दूसरे से स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का यूज़ करके एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ डेटा का एक्सचेंज कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं एक दूसरे को। तो वहाँ पर आप स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट तरीके का यूज़ कर लो। जो दूसरा तरीका होता है वो स्ट्रीमेबल एचटीटीपी का तरीका होता है, जहाँ पर मान लो कि आपको सर्वर से बात करने के लिए क्लाइंट को इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आपको कुछ रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा जिसमें आप सिंपल STDIO का यूज़ नहीं कर सकते हो। बेसिकली आपको HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, स्ट्रीमेबल HTTP मेथड का यूज़ कर सकते हो। अब जो ये ट्रांसपोर्ट है वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। तो अभी के लिए सिर्फ हम इतना समझते हैं कि हाँ, आपका जो क्लाइंट है और आपका जो सर्वर है वो एक दूसरे से दो तरीके से बात कर सकते हैं, जिसमें से पहला तरीका होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। मतलब जब आपके दोनों क्लाइंट और सर्वर लोकल हैं, लोकली एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, तो आप इसका यूज़ कर लो। दोनों सेम मशीन पर रन कर रहे हैं तो आप इसका यूज़ कर लो। और जब आप कोई एक जो है वो दूसरे मशीन पर है और आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर हम स्ट्रीमेबल एचटीटीपी का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे केवल इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तभी हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, और भी कई सारे यूज़ केसेस हैं जहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो वो एक डीप टॉपिक है बेसिकली अपने आप में, तो वो अभी हम नहीं देखेंगे। तो बेसिकली अभी आप बेसिकली इतना समझो कि ये दो तरीके होते हैं एक दूसरे से बात करने के। अब ये दो एक दूसरे से जो बात करते हैं ऑब्वियसली कुछ मैसेज, एक प्रॉपर मैसेज एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। उस मैसेज का एक फॉर्मेट होता है, तो उसका बेसिकली एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम कहते हैं जेसन RPC प्रोटोकॉल। तो बेसिकली ये जो क्लाइंट और जो सर्वर होता है इनके बीच जो मैसेज का एक्सचेंज होता है वो इस फॉर्मेट में होता है, एक जेसन फॉर्मेट में होता है। और जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसको हम लोग जेसन RPC प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, तो रिमोट प्रोसीजर कॉल, जिसको नहीं पता है रिमोट प्रोसीजर कॉल, जेसन रिमोट प्रोसीजर कॉल, उसके बारे उसको मैं समझा देता हूँ कि क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि RPC में आपके पास एक क्लाइंट होता है और आपके पास सर्वर होता है। ठीक है, अब सर्वर पर कुछ फंक्शन अवेलेबल होता है, या सर्वर पर कुछ फंक्शंस अवेलेबल है जिनको आपको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, उसका कोड आपके पास तो है नहीं, क्लाइंट के पास तो है नहीं, बट क्लाइंट उस सर्वर से कहना चाहता है कि तुम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दो। तो सर्वर हो गया रिमोट। ठीक है, तो रिमोट पर कुछ प्रोसीजर, मतलब कुछ मेथड्स अवेलेबल है जिसको आप एग्जीक्यूट, जिसको क्लाइंट कॉल करना चाहता है, तो इस तरीके से बनता है रिमोट प्रोसीजर कॉल। अब उसका जो तरीका होता है वो ये होता है। ठीक है, सिंपल मैसेज का जो फॉर्मेट है वो ये है कि क्या होता है, आपने जेसन RPC का वर्जन बताया कि 2.0, मान लो आपको क्लाइंट से, मान लो सर्वर के पास एक ऐड मेथड है। ठीक है, ऐड फंक्शन अवेलेबल है और क्लाइंट उसको एग्जीक्यूट कराना चाहता है। तो अब वो कैसे करेगा? तो वो सबसे पहले एक मैसेज बनाएगा जिस मैसेज में लिखा रहेगा, एक जेसन ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसमें लिखा रहेगा कि जेसन RPC का वर्जन क्या है। तो 2.0 मोस्ट कॉमन वर्जन है। फिर मेथड कि मतलब कौन से फंक्शन को तुम कॉल करना चाहते हो, तो फंक्शन का नाम है ऐड। पैराम्स, मतलब उस फंक्शन में कौन कौन सा पैरामीटर आप पास करोगे, तो 5 और 6 आप पास करोगे। उसके बाद एक रिक्वेस्ट की यूनिक ID। फिर सर्वर के पास जब ये मैसेज पहुंचेगा तो सर्वर समझ जाएगा, अच्छा अच्छा, मुझे ऐड मेथड कॉल करना है अपने में, और मुझे पैराम्स जो पास करना है वो 5 और 6 पास करना है। फिर वो एग्जीक्यूट करेगा उस मेथड को और उसका रिजल्ट आया 11।
तो अब ये अगेन सेम जेसन फॉर्मेट में जो रिस्पॉन्स होगा वो क्लाइंट को भेजेगा। तो जेसन आरपीसी 2.0 रिजल्ट भेज देगा 11, और जो यहाँ पर रिक्वेस्ट की आईडी थी वो यहाँ पर वो अटैच कर देगा, वहाँ पर 1 थी तो यहाँ पर 1 थी, तो वो अटैच करके इसको भेज देगा। तो बेसिकली इस तरीके से आपके जो क्लाइंट और सर्वर जो होते हैं वो एक दूसरे से इस मैसेज फॉर्मेट में एक दूसरे से बात करते हैं, वो होता है जेसन आरपीसी। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें थी वो हमने सीख ली। ठीक है, कि बेसिकली आपका जो क्लाइंट है और आपका जो सर्वर है वो एक दूसरे से दो तरीके से बात कर सकते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, दूसरा स्ट्रीमेबल एचटीटीपी, और अल्टीमेटली जो मैसेज जाता है उसका फॉर्मेट होता है जेसन आरपीसी। मतलब वो जेसन आरपीसी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं अल्टीमेटली, उसी से मैसेज फॉर्मेट बनता है, उसी से मेन फॉर्मेट बनता है मैसेज का। ठीक है, अब हम अपना पहला सर्वर जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, हम नोड में बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपना पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। तो बेसिकली npm init-y, तो आपका जो पैकेज डॉट जेसन है वो बन गया। ठीक है, अब मैं इसमें एक फाइल बना लेंगे index.js। इन केस तुम्हें ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब देखो इस पे चलते हैं कोड पर कि क्या कोड की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इस समय जावास्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंटेशन पर हूँ एमसीपी के। तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है कि ये बोल रहे हैं कि तुम्हें इंस्टॉल करना है ये npm पैकेज। तो चलो इंस्टॉल कर लेते हैं भाई। ओके, इंस्टॉल होने दो इसको। अब इंस्टॉल हो गया। अब सबसे पहले तुम्हें क्या बनाना है, तुम्हें सर्वर बनाना है अपना। ठीक है, एमसीपी सर्वर हम बनाते हैं, एमसीपी सर्वर के अंदर टूल्स बनाते हैं। तो सबसे पहले अपने सर्वर को डिफाइन करो। तो सर्वर को डिफाइन करने के लिए जो इन्होंने कोड दिया है वो ये है। तो चलो इस कोड को उठा लेते हैं। तो नेम बहुत क्लियर है कि ये सर्वर का नाम होगा ज़रूर से, तो हम अपने सर्वर का नाम देते हैं फ्लाइट सर्वर। चलो, अब ये जो एमसीपी सर्वर है वो कहीं से आ रहा होगा, एक सेकेंड। ठीक है, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये इंपोर्ट किया इन्होंने इसमें से। तो चलो, जो आपने पैकेज इंस्टॉल किया उसी से इंपोर्ट करना है। तो हमने अभी अभी ये पैकेज इंस्टॉल किया, ये क्या हो गया, वो हटा दो। तो हमने अभी अभी ये पैकेज इंस्टॉल करा। ओके, वेट वेट वेट, इंपोर्ट, अब ठीक है, हमने इंस्टॉल कर लिया इसको। चलो, इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है रिसोर्स टेम्पलेट की, तो एमसीपी सर्वर बन गया। अब देखो एमसीपी सर्वर में आपको पता है कि हमारे पास टूल्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमको टूल्स डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे एमसीपी सर्वर के पास क्या क्या टूल्स हैं। तो चलो हम इनमें से पहला टूल जो होता है वो डिफाइन करते हैं। तो अब टूल को डिफाइन कैसे करते हैं, तो जो टूल को डिफाइन करने का तरीका होता है वो होता है, क्या होता है, ये होता है एड अ टूल। तो बेसिकली रजिस्टर टूल करके कोई मेथड है जिसका हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो चलो हम यूज़ कर लेते हैं सर्वर डॉट रजिस्टर टूल। अब रजिस्टर टूल में देखो क्या क्या बातें हैं। तुमको पास करना पड़ेगा नाम, नाम बोले तो फंक्शन का नाम। तो ये बोल रहे हैं नेम, तो फंक्शन का नाम। तो मान लो हमारे फंक्शन का जो, हमारे टूल का जो नाम है वो है गेट फ्लाइट प्राइस। तो चलो हम अपने टूल का नाम लिख देते हैं गेट फ्लाइट प्राइस। चलो, अब उसके बाद जो दूसरा तरीका क्या है पास करना है हमको, ये उसके बाद सेकंड आर्गुमेंट है। सेकंड आर्गुमेंट में आप टूल का टाइटल पास कर रहे हो। ओके, तो समझ लो ये एक तरीके से टूल की आईडी की तरह इसको समझ लो, वो भी बेसिकली एक नाम है। तो अब टाइटल में थोड़ा यूआई फॉर्मेट में समझ लो कि थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगेगा, तो इसको लिख देता हूँ गेट फ्लाइट प्राइस। ठीक है, उसके बाद इन्होंने डिस्क्रिप्शन पास करा था, तो डिस्क्रिप्शन भी पास कर देते हैं कि ये फंक्शन करता क्या है। तो लिख देता हूँ कि दिस फंक्शन रिटर्न्स द प्राइस ऑफ सम फ्लाइट गिवन द सोर्स डेस्टिनेशन एंड डेट। ठीक है, तो ये फ्लाइट रिटर्न कर देगा। उसके बाद जो तीसरा चीज़ ये पास करते हैं इनपुट, मतलब कि ये जो फंक्शन है वो क्या क्या इनपुट एक्सपेक्ट करता है। तो उसके लिए इनपुट स्कीमा चीज़ है। तो ये जो होता है वो इंटरनली जॉट का यूज़ करते हैं, मतलब हमको जॉट का यूज़ करना पड़ेगा। तो जॉट जो है, जिसको नहीं पता है, वो बेसिकली आप स्कीमा वैलिडेशन लाइब्रेरी एक तरीके से आप समझ लो इसको। मतलब आप इसमें बताते हो कि आपका जो फील्ड है वो किस टाइप का होगा, वो सारी चीज़ें वो खुद वैलिडेट कर देता है। तो हमको जॉट भी लाना पड़ेगा। तो चलो जॉट भी इंस्टॉल कर लेते हैं।
तो zod आई थिंक हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm i zod। चलो zod भी हमने इंस्टॉल कर लिया। अब इनपुट स्कीमा में तुम्हें क्या पास करना होता है कि तुम्हें क्या क्या आर्गुमेंट चाहिए। तो अब हमारा आर्गुमेंट सिंपल है। सबसे पहले हमें चाहिए सोर्स स्टेशन। तो सोर्स स्टेशन क्या टाइप का होगा, ऑब्वियसली स्ट्रिंग होगा। उसके बाद हमें चाहिए डेस्टिनेशन इस फंक्शन में। तो अगर हमको तुम डेस्टिनेशन जो होगा वो भी स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। उसके बाद हमें चाहिए डेट, ठीक है, डेट वैल्यू। तो देखो जो डेट होगा वो हम वाई वाई एम एम डी डी फॉर्मेट में लेंगे, ताकि मतलब वाई 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 हाइफन एम एम फिर हाइफन डी डी फॉर्मेट उसमें लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो अब उसके लिए आपको जॉड का वैलिडेशन लिखना पड़ेगा। तो वैलिडेशन एक काम करते हैं, तुरंत जीपीटी से लिखवा देते हैं। तो गिव मी जॉड वैलिडेशन और डेट इन वाई वाई एम एम टी डी फॉर्मेट, क्योंकि वो डायरेक्ट फुल फॉर्मेट नहीं आता है, आपको कुछ रेजेक्स का यूज़ करना पड़ता है। तो इसने रेजेक्स दे दिया है, तो बेसिकली हमको ये यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने ये करा कॉपी और ये हमने लगा दिया। हम क्या मिस कर रहे हैं, ये मिस कर रहे हैं। चलो, तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये वैलिडेट करेगा कि आपका जो डेट है, आपका जो डेट है वो वाई वाई एम एम डी डी फॉर्मेट में है या नहीं है, ठीक है, वो ये वैलिडेट करके आपको दे देगा। तो इस तरीके से, अदरवाइज अगर इसके अलावा आप कोई भी फॉर्मेट पास करोगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये आपका इनपुट स्कीमा हो गया। तो हमने दो चीज़ें बता दी। सबसे पहले हमने फंक्शन का नाम डिफाइन कर दिया, फिर उसका थोड़ा अच्छे से प्रॉपर टाइटल भी दे दिया, फिर डिस्क्रिप्शन और क्या क्या इनपुट लेने वाला है वो डिफाइन कर दिया। अब हमको डिफाइन करना होगा कि ये फंक्शन काम कैसे करता है, ठीक है। तो वो जो काम कैसे करता है वो आई थिंक थर्ड आर्गुमेंट में इन्होंने लिया है। तो हाँ, ये थर्ड आर्गुमेंट में इन्होंने लॉजिक लिखा है कि ये फंक्शन जो है वो काम कैसे करता है। तो चलो हम भी फंक्शन का लॉजिक लिख देते हैं। तो मैं फंक्शन बनाऊंगा अलग से। तो मैं इसको कॉल करूंगा गेट फ्लाइट प्राइस। मैं इसको बोल देता हूँ लॉजिक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक केसिंग फंक्शन बनाते हैं। तो अभी ये देखो क्या चीज़ एक्सेप्ट करेगा। तो ये बेसिकली एक्सपेक्ट करेगा ऑब्वियसली आपका सोर्स, आपका डेस्टिनेशन और आपका डेट वैल्यू, ठीक है। चलो, अब देखो इसके अंदर तुम बेसिकली एक एपीआई लिखोगे कि अगर आपका सोर्स होगा, डेस्टिनेशन होगा और डेट होगा तो आप उसका प्राइस ला करके दे दोगे। तो हम बेसिकली एपीआई वगैरह नहीं लिखते हैं, हम बहुत सिंपल फॉर्मेट यूज़ करेंगे। तो बेसिकली लेट्स से कि कोई लॉजिक इसमें लिखा हुआ है, लॉजिक का अल्टीमेटली जो रिजल्ट आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि अगर आपके पास सोर्स, डेस्टिनेशन और डेट वैल्यू है तो तुम क्या करो, मुझे ये आउटपुट दे दो कि मान लो तुमने मुंबई और दिल्ली की फ़्लाइट बुक करी, ठीक है। तो तुमको जो अल्टीमेट मुझे प्राइस बता देना है सिंपली वो। तो तुम्हें जो आउटपुट मुझे देना है वो ये देना है कि द प्राइस फॉर फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली इज एक्स वाई जी। मतलब जो भी प्राइस का अमाउंट होगा फॉर द डेट, जो भी तुमने डेट दिया होगा, ठीक है, ये अल्टीमेटली मुझे चाहिए। तो अब तुम ये सारा चीज़ करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, एक एपीआई कॉल भी कर सकते हो। तो मैं एपीआई कॉल नहीं करूँगा, मैं सिंपली ये स्ट्रिंग रिटर्न कर दूंगा। तो हम बेसिकली एक फाइनल आंसर जनरेट करते हैं। तो लेट आंसर इज इक्वल्स टू, हम यूज़ कर लेते हैं द प्राइस फॉर फ्लाइट फ्रॉम मुंबई। तो मुंबई लेस से कि आपका फ्रॉम, तो बेसिकली सोर्स हो गया, टू डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर डेस्टिनेशन का नाम दे दोगे, अगर मुंबई होगा तो मुंबई और जो भी रहेगा वो। द प्राइस फॉर फ्लाइट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इज। अब देखो हम हर बार रैंडम प्राइस जनरेट कराते हैं। तो लेट्स से कि हम प्राइस जनरेट करना चाहते हैं 2000 से लेकर के 8000 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट कराना चाहते हैं। तो चलो एक रैंडम नंबर जनरेट कराने का कोड भी लिखा लेते हैं जीपीटी से कि जनरेट ओके, गिव मी अ फंक्शन to generate a random number from 2000 to 10,000 in JavaScript। तो ये फंक्शन जो देगा हम उसका यूज़ कर लेंगे। ओके, चलो इसी का यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक फंक्शन हम पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो गेट रैंडम नंबर,
इसको हमें सिर्फ कॉल करना पड़ेगा। तो हम इसको कॉल कर लेते हैं, इज़ डॉलर गेट रैंडम नंबर। तो ये जो होगा वो अल्टीमेटली हमको ला करके कुछ डेटा दे देगा। ओके, अब हमको यही जो आउटपुट है वो रिटर्न करना है। तो अब हम रिटर्न करेंगे। अब देखो रिटर्न करने का फॉर्मेट क्या है, हमको ये चेक करना पड़ेगा। तो देखो रिटर्न कैसे करते हैं, तो रिटर्न करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट देना होता है। तो चलो हम भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट में एक वैल्यू है कंटेंट, प्रॉपर्टी है कंटेंट। तो अब कंटेंट जो है वो एरे टाइप का है, तो चलो एरे बना लेते हैं। अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब हर एक ऑब्जेक्ट में एक टाइप फील्ड है, तो चलो हम भी टाइप लिखते हैं। अब देखते हैं ये टाइप होता है क्या। तो देखो टाइप क्या हो सकता है कि हो सकता है जो तुम्हारा टाइप है वो टेक्स्ट है, हो सकता है जो तुम्हारा टाइप है वो इमेज है, हो सकता है जो तुम्हारा टाइप है वो ऑडियो है। तो इस तरह के अलग अलग टाइप्स होते हैं। अगर तुम इसमें जा करके चेक करोगे तो अलग अलग तुम्हारे टाइप्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। आई थिंक इसमें मिल जाएगा तुमको। या तो जो तुम्हारा कंटेंट होता है वो बेसिकली देखो, इसमें भी दो बातें हैं कि जो आपका जो रिजल्ट आता है वो दो हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। तो जब कभी भी आप अनस्ट्रक्चर्ड की बात करते हो तो उसके लिए आपको कंटेंट में फील्ड में रिजल्ट में कंटेंट में जो फील्ड होता है उसमें आपको रिजल्ट रिटर्न करना पड़ता है, और उसमें मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं। दैट इज वाई दे हैड गिवन एन एरे। और उसका जो स्ट्रक्चर है, अगर आपको टेक्स्ट है तो टाइप टेक्स्ट, और उसके बाद जो भी रिजल्ट है टाइप इमेज। तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ेगा आपका जिस तरह का रिजल्ट है। तो हमारा टेक्स्ट टाइप का रिजल्ट है तो हमको टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट यूज़ करना पड़ेगा। फिर टेक्स्ट करके एक दूसरी प्रॉपर्टी है वो भी यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली टेक्स्ट डाल देते हैं, और यहाँ पर एक डालना है टेक्स्ट। टेक्स्ट में बेसिकली हम अपना आंसर पास कर देंगे। तो ये हो गया गेट फ्लाइट प्राइस लॉजिक फंक्शन हमारा रेडी हो गया। अब हमको बेसिकली उसको यहाँ पर पास कर देना है। चलो, तो यहाँ पर हमने पास कर दिया कि ये मेरा कॉल बैक है। अब हमने अपने टूल को रजिस्टर कर लिया। अब चलो अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं। अब देखो तुमने सर्वर को डिफाइन कर लिया, अपना टूल भी, अपना जो टूल है वो भी बना लिया। ठीक है, टूल बनाने के बाद अब तुम्हें पता है कि जो सर्वर और जो क्लाइंट है वो एक दूसरे से दो तरीके से बात कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का तरीका और स्ट्रीमेबल एचटीटीपी का तरीका। ठीक है, तो हम बेसिकली स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट तरीके का यूज़ करते हैं अभी के लिए। तो उसका कोड है ये। तो हमने ये पेस्ट करा और ये पेस्ट करा यहाँ पर। तो अब दूसरा जो फंक्शन है वो कि आपका जो सर्वर है जाए वो कनेक्ट हो जाए इस ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब आपको ऑब्वियसली इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख देते हैं स्टूडियो stdio था यार, stdio सर्वर ट्रांसपोर्ट। चलो इंपोर्ट हो गया, क्या हो गया इंपोर्ट। चलो आई थिंक अब सब कुछ तैयार है, रन करके देखते हैं। तो रन कैसे करेंगे, ऑब्वियसली डाल देंगे नोड इंडेक्स डॉट जेएस। कुछ एरर आ गया है, कैन नॉट यूज इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। ओ तो बेसिकली ये क्या है, आप कॉमन जेएस यूज़ कर रहे हो। तो अभी जो ये लोग यूज़ करते हैं वो इम्पोर्ट वाला मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो तुम्हें अपने पैकेज डॉट जेसन में बताना पड़ेगा कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो इम्पोर्ट वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए बेसिकली आपको यूज़ करना पड़ता है मॉड्यूल। आई थिंक अब काम करना चाहिए। तो अगर ये एरर तुमको भी आता है तो तुम इस तरीके से फिक्स कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जो तुम्हारा सर्वर है वो रन कर रहा है प्रॉपरली। ठीक है, तो अब तुम्हारा सर्वर रन करने लगा। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे सर्वर से कौन बात करता है, क्लाइंट। हमने कोई क्लाइंट तो बनाया नहीं है। तो अब हम चेक कैसे करेंगे कि जो हमारे सर्वर के अंदर ये जो टूल है वो टूल प्रेजेंट भी लिस्ट हुआ भी कि नहीं हुआ। और अगर हमको इस टूल को कॉल भी करना होगा तो कॉल कैसे करेंगे, क्योंकि क्लाइंट वगैरह तो है ही नहीं। तो इस केस में हमारे पास एक चीज़ आता है एमसीपी इंस्पेक्टर। चलो उसका यूज़ करते हैं। इन्होंने कहीं तो डिफाइन करा था वो चीज़, देखता हूँ कहाँ है। ये रहा इंस्पेक्टर। तो चलो इसको यूज़ कैसे करते हैं, इन्होंने दिया है ये स्क्रिप्ट का कोड। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, तुम भी यहाँ से ये कॉपी कर लेना। तो एक दूसरे टर्मिनल में जाता हूँ और इसको इंस्टॉल वो करता हूँ, रन करता हूँ। इसमें बताना क्या है, कुछ आर्गुमेंट पास करना है। आर्गुमेंट मेरे को नहीं पास करना है अभी कुछ। तुम्हारे सर्वर का पाथ क्या है, तो मैं तो इसी डायरेक्टरी में हूँ, तो सर्वर का पाथ तो मेरा इंडेक्स डॉट जे ही होगा। फिर नोड हो गया कमांड, बाकी जो है वो ये हो गया टूल का नाम, पैकेज का नाम। चलो अब रन कर देते हैं, इंटर मारते हैं। तो या
जो सर्वर हो गया वो ये जो क्लाइंट हो गया वो स्टार्ट हो गया, ये बना आपका क्लाइंट। तो ये इस तरीके का कुछ उन्होंने यूआई बनाया जिसके थ्रू आप अपने चेक कर सकते हो कि आपका जो सर्वर है वो सब कुछ प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, कौन कौन से टूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास क्लाइंट है नहीं तो आप कहाँ पर चेक करोगे। तो ये एक बहुत ही बेस्ट वे है सारी चीज़ें चेक करने का। तो यहीं से हम चेक कर देते हैं। उन्होंने एक यूज़र इंटरफेस बना रखा है जहाँ से आप सब कुछ चेक कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आपने ये सारी वैल्यू जो है आपका यहाँ पर नोड है और आपने जो भी मेन फाइल का नाम है वो आपने पास करा है। कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। चलो कुछ फटा नहीं, चल गया। तो देखो सबसे पहले ये इनिशियलाइज हो गया, मतलब आपका जो सर्वर हो गया उसके क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्शन हो गया। तुम इसको एक तरीके से क्लाइंट ही समझ सकते हो, क्लाइंट का यूआई। अब देखो लिस्ट टूल्स, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि क्लाइंट क्या करता है। क्लाइंट जो होता है वो सर्वर से कहता है कि अपने सारी के सारे टूल्स लिस्ट करो, तो वो ऑब्वियसली जेसन आरपीसी में भेजता होगा, बट हमारे पास यहाँ पर यूआई है तो हम लिस्ट टूल्स पर डायरेक्टली क्लिक करते हैं। तो हमको वो टूल, हमको ये वाला टूल दिखना चाहिए। हमारे टूल का जो नाम था वो क्या था, गेट फ्लाइट प्राइस। ये टूल हमको दिख जाना चाहिए। लिस्ट टूल करा, हाँ, तो ये जो गेट फ्लाइट प्राइस हो गया वो लिख करके आ गया। चलो एक टूल और ऐड करते हैं, हमारे पास दो टूल था ना, ये तो हो गया नॉर्मल टूल। एक टूल और हमारे पास था, वो था बुक कर देता था, ठीक है। तो बुक प्राइस, बुक फ्लाइट, वो वाला टूल भी ऐड करके देख लेता हूँ। बुक फ्लाइट, तो तुम क्या करते हो, इसका नाम हो जाएगा बुक फ्लाइट। तो ये जो हो जाएगा ये दिस फंक्शन रिटर्न द प्राइस ऑफ सम फ्लाइट गिवन द सोर्स, तो हम बोल देते हैं दिस फंक्शन बुक्स द फ्लाइट, बुक्स द फ्लाइट गिवन द सोर्स डेस्टिनेशन एंड डेट, ठीक है। और पैसेंजर डिटेल वगैरह जो भी रहेगा। तो आपको सोर्स तो चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिंग रहेगा, डेस्टिनेशन डेट भी रहेगा। अभी मुझको और कुछ चाहिए क्या, चलो फ्लाइट का नाम भी मांग लेते हैं। फ्लाइट का नाम भी बता दो भाई, तो z डॉट स्ट्रिंग, तो ये हो जाएगा फ्लाइट का नाम, फ्लाइट की आईडी होगी बेसिकली हमारे केस में। और उसके बाद हमको अपना कॉल बैक फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो चलो एक फंक्शन लिख देता हूँ, इसी को कॉपी करके एडिट कर देते हैं। तो गेट फ्लाइट प्राइस, तो अभी इसका बात कर देता हूँ बुक प्राइस, बुक फ्लाइट। चलो बुक फ्लाइट करा, सोर्स चाहिए, डेस्टिनेशन चाहिए, डेट वैल्यू चाहिए, एक एक्स्ट्रा पैरामीटर हम पास करते हैं, उसका नाम होता है फ्लाइट नेम, राइट। तो बेसिकली अगेन मैं लॉजिक तो नहीं लिख सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली एक मैसेज लिख दूंगा कि द प्राइस, सॉरी, द फ्लाइट फ्रॉम, द फ्लाइट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इज बुक सक्सेसफुल्ली, ठीक है, फॉर द डेट, और डेट का वैल्यू पास करा दो, डेट वैल्यू। डेट वैल्यू ऊपर नहीं पास कराया था क्या, चलो यहाँ भी पास करा देते हैं, इज दिस फॉर द डेट, डॉलर डेट वैल्यू। चलो पास करा दिया। हाँ, चलो ये आंसर जो होगा वो ला करके दे देगा। डेट वैल्यू, फ्लाइट का नाम तो यूज़ ही नहीं करा यार, तो फ्लाइट, फ्लाइट का नाम यहीं डाल दूँ क्या, यहीं डाल देता हूँ, फ्लाइट का नाम भी डाल दिया। चलो सेव करता हूँ। अभी क्या करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ और फिर से लिस्ट टूल्स करता हूँ। लग रहा है डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ अब आ रहा है, गेट फ्लाइट प्राइस बुक फ्लाइट, दो हो गया। अब जब गेट फ्लाइट प्राइस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये क्या क्या आर्गुमेंट मांग रहा है, सोर्स मांग रहा है, डेस्टिनेशन मांग रहा है, डेट वैल्यू मांग रहा है। और जब बुक फ्लाइट पे करूंगा तो सोर्स, डेस्टिनेशन, डेट वैल्यू और फ्लाइट का नाम मांग रहा है। चलो एक एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि समझ लो कि क्लाइंट इससे कह रहा है कि तुम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करा दो। तो इसमें डालूंगा मुंबई, इसमें डालूंगा दिल्ली, इसमें डेट डाल दूंगा 2025, आज कौन सा महीना है, 7, 15 तारीख है ना। चलो तो ये कह रहा है कि द प्राइस फॉर फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली इज 7944। अब तुम जितनी बार कॉल करोगे हर बार अलग अलग पैसा आएगा, 5105 आया इस बार, अभी 50,144 आया, फिर 8141 आया, इस तरीके से जो आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, ठीक है। अब बुक फ्लाइट, तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो सर्वर है वो प्रॉपरली चल रहा है। तो कभी भी अगर क्लाइंट उस इस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा विद दिस पैरामीटर्स, तो उसको ये रिस्पॉन्स जो होगा वो अल्टीमेटली मिलेगा। इसी तरीके से अगर क्लाइंट बुक फ्लाइट एग्जीक्यूट करा देगा तो उसको क्या मिलेगा देख लेते हैं। तो दिल्ली, डेट वैल्यू मान लो आज की डाल दी, क्या बोलते हैं आज का तारीख 15, फ्लाइट का नाम बोल देता हूँ XYZ,
द प्राइस फॉर फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। अरे अरे ये तो रजिस्टर हमने करा ही नहीं, ये फंक्शन तो कॉल करो यहाँ पर। हाँ अभी सही चलेगा। तो डिस्कनेक्ट करा के फिर से कनेक्ट करते हैं। बुक फ्लाइट, तो अभी डाला मुंबई, डेस्टिनेशन में डाला दिल्ली, डेट वैल्यू में डाला 2025/07/15 और फ्लाइट का नाम डाला XYZ। अभी देखो, द फ्लाइट XYZ फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली इज बुक सक्सेसफुली ऑन दिस डेट। तो इस तरीके से हमेशा ये जो टूल होगा वो तो एरर क्या आ रहा था कि हमने अपना फंक्शन तो डिफाइन करा कि लॉजिक, बट उस फंक्शन को यहाँ पर नहीं डाला था, तो वो भी डाल दिया तो वो चलने लगा। तो बेसिकली हमने देखा कि किस तरीके से एक सर्वर बनाया जाता है, सर्वर के अंदर किस तरीके से टूल्स डिफाइन करे जाते हैं, फिर टूल्स के अंदर बेसिकली आपको क्या करना होता है, उसका नाम बताना होता है, उसका डिस्क्रिप्शन बताना होता है, वो क्या क्या पैरामीटर लेगा वो सारी चीज़ें बतानी होती है। फिर ये जो फंक्शन होता है यहाँ पर या तो आप सब कुछ यहीं पर लिख दो या फिर अलग से फंक्शन बना दो। तो उस फंक्शन का लॉजिक, अब जो रिस्पॉन्स होता है वो कंटेंट होता है और स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होता है, अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट होता है, वो सारी चीज़ें भी होती हैं, वो सब डीप में आप देख सकते हो एक बार डॉक्यूमेंटेशन से कि स्ट्रक्चर्ड कंटेंट क्या होता है। तो ये नॉर्मल तरीका होता है बेसिकली। तो ये हो गया बेसिकली किस तरीके से हम अपना पहला MCP सर्वर बना दिए। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्लाइंट था नहीं, हमने क्लाइंट बनाया नहीं था, तो हमने MCP इंस्पेक्टर का यूज़ करा ये सारे टूल्स को लिस्ट डाउन करने के लिए और फिर उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो आप समझ लो कि ये जो आपका MCP इंस्पेक्टर है वो एक क्लाइंट की तरह काम कर रहा है, और जब कभी भी क्लाइंट आपको ये रिक्वेस्ट भेजेगा तो ये सारी जो चीज़ें होंगी वो हो रही होंगी। तो इस तरीके से हमने अपना पहला MCP सर्वर बना लिया। तो आई होप तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से MCP सर्वर बनाया जाता है और किस तरीके से वो कॉल होते हैं। अब जब क्लाइंट बनाओगे तो आप और भी उसको समझ पाओगे क्लियरली कि हाँ कैसे क्लाइंट जो होता है वो इसको कॉल करता है। तब आप बेसिकली मेन समझोगे कि हाँ यहाँ पर ये जो ट्रांसपोर्ट है वो किस तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, तो वो आप और भी ज़्यादा डिटेल में उसको समझ सकते हो उस समय। तो आई होप आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया। तो मेरे वीडियो को ज़रूर से आप लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।